बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छा गुज़र रहा है। मैं इस वक्त अपने एक फ्रेंड को एयरपोर्ट से वापस लेके आने के लिए जा रहा हूं, तो सोचा आपसे थोड़ी गपशप की जाए। आज पता नहीं क्यों मेरा मूड हो रहा है कि थोड़ी दिल की बात की जाए, थोड़ी पर्सनल बातें शेयर की जाए। जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान में मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम, उसका शायद आपको पता है कि वो वाहिद मकसद ये है कि अपने नौजवान को ये बताया जाए कि दुनिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, जिसको वो अवेल करके बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिसकी इतनी अभी पाकिस्तान में शायद अवेयरनेस नहीं है, ना हमारे सिस्टम की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो तो है, मेरा मिशन है कि अपने हर पढ़े लिखे नौजवान को और लोगों को इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाए कि वो किस तरह बड़ी आसानी से ऑनलाइन बिजनेसेस और एजेंसीज़ और करियर्स स्टार्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं। तो उस पे आप मैं ट्रेनिंग भी करता हूँ और आप उस पे मेरी वीडियोस देखते भी रहते होंगे। लेकिन आज जो पर्सनल बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आज से तकरीबन 18-20 साल पहले लाहौर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी UET में जब मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग दौर था। बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोगों से वहाँ मुलाकात हुई। उस ज़माने में एक किस्म का शरारती सा लड़का था मैं। इंटेलिजेंट लोग तो कहते थे सारे दोस्त भी कि हो, लेकिन मेरी नेचर बड़ी अजीब सी थी, एक रेस्टलेस किस्म का बंदा, यानी जिसे कभी सुकून नहीं आता, वो कुछ ना कुछ हर टाइम करना चाहिए, और ज़्यादातर कुछ ना कुछ उल्टा, कुछ शरारत। तो हमारा दौर जो यूनिवर्सिटी में गुजरा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा। 2-3 मेरे दोस्त थे, हमारे शरारतियों का टोला, जो इस तरह के कुछ ना कुछ पंगे करते रहते थे। लेकिन एक बात जो ज़्यादातर मेरे दोस्तों को भी नहीं पता, कि एक अंदर की भी कहानी थी जब मैं UET में पढ़ रहा था। वो ये थी कि अंदर से मैं बड़ा नाखुश था, अजीब सी मुझे बेसुकूनी रही जितना अरसा भी मैं UET में रहा, वैसे ज़्यादातर ज़िंदगी में, और मुझे उस चीज़ की समझ नहीं आती थी। एक दफ़ा तो बल्कि ये जो बेचैनी थी वो एंजाइटी तक पहुंच गई, डिप्रेशन हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी एग्जैक्टली है कि, बस इतना पता था कि कुछ ज़िंदगी से कोई मेरा इतना ज़िंदगी में इतना दिल लगता नहीं, कि किसकी समझ नहीं आती कि ये क्या बला है। ख़ास तौर पे बहुत गहरा मैं सोचा करता था, ख़ास तौर पे जब मैं अकेला हुआ करता था अपने कमरे में, कि यार ये ज़िंदगी क्या है। यानी हम पैदा होते हैं, सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, हमें पहले वेलकम करते हैं इस दुनिया में, फिर स्कूल में बिठा देते हैं कि दुनिया के तौर तरीके सीखो। लेकिन वो जो सारी चीज़ें हमें बचपन में सिखाई जाती हैं वो इस तरह की हैं कि हमें एक किस्म का जो सिस्टम का है ग़ुलाम वो बनाया जाता है कि कैसे उठना, कैसे बैठना, तालीम हासिल करो। तालीम का मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नंबर हासिल करना रह गया है, और तालीम तो शायद इसका नाम भी चेंज कर देना चाहिए। उसका मकसद अब ये बन गया कि आप एक डिग्री ले सको, डज़न्ट मैटर कि किस तरह लेते हो, एक डिग्री ले सको, क्योंकि शायद उसकी वजह से जॉब मिल जाए। तो उस चक्कर में लगा कि फिर जब खैर अब तो जब डिग्री मिल भी जाती है तो पता चलता है कि जॉब फिर भी नहीं मिलनी, या कोई काम की जॉब नहीं मिलनी। तो वो करते करते इंसान एक तरह का, आप समझ लें कि मंजिलें तय करता करता पता नहीं किस जानब जा रहा होता है। आप बचपन में आपकी कोशिश होती है अच्छे नंबर आ जाएं, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, अच्छे नंबर भी आ जाएं तो फिर डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर बन गए। पढ़ाई के बाद फिर नौकरी की तलाश में शायद वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो ये लगता है कि अब हम कामयाब हो जाएंगे या हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से एक और दौड़ शुरू हो जाती है। अब दोबारा मैं इस सारे सिलसिले को अब कहता हूँ ये ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगाते हैं इस सिस्टम के ज़रिए। यानी आपने तालीम हासिल की, अब जॉब के पीछे दौड़ पड़ो। जॉब काफ़ी मेहनत करके ज़ोर लगा के मिल गई, मामूली मिली, जैसी भी मिली, वो चलें जी, अब नेक्स्ट स्टेज तय हो गई। उसके बाद क्या है जी, अब फैमिली है, शादी है, बीवी बच्चे हैं, घर बार है। वो जब मामलात हल हो जाते हैं तो फिर उसके आगे बच्चे आ जाते हैं, तो फिर
इस दौड़ में लग जाते हैं कि बच्चों की हम अच्छी तरह से परवरिश कर सकें और फिर मुकाबला दूसरों के साथ कि हमने ज़िंदगी में क्या हासिल किया वगैरह वगैरह, और इसी चक्कर में हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और ये पता ही नहीं चलता कि इसका मेन मकसद क्या है। अब जब यूईटी में था हॉस्टल में, तो मुझे इन चीज़ों का इस तरह से ये एहसास नहीं था कि ये चीज़ें हैं कि जो मुझे अंदर से तंग करती हैं। ये तो खैर काफ़ी सालों के बाद जब मैं यूके में नौकरी कर रहा था उस वक्त पता चली, लेकिन ये चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो तंग करती थी। हाँ, और कई दफ़ा इस तरह होता था कि मेरे दिल में आता था कि मुझे जवाब पता चले, कि ज़िंदगी का मतलब पता चले। तो रात को मैं आधी रात को उठ के लाहौर में दाता दरबार पे चला जाता था, वहाँ दुआ करता था कि शायद कोई अल्लाह ताला का कोई करम हो, मुझे कोई पता चले, कुछ ज़िंदगी की समझ आए। एनीवे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बल्कि एक और इसी तरह का वाक़या कि मैंने पीर साहब से भी मिला, उनसे सारी मैंने बात की कि इस तरह बड़ी बेचैनी है। तो पीर साहब खैर कुछ समझ नहीं पाए, उन्होंने आगे से कुछ और ही कहानी सुना दी, लेकिन कुछ समझ नहीं आए। एनीवे, हुआ क्या, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की यूईटी में, कुछ ही अरसे के बाद नौकरी भी हो गई और पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं यूके में जाके तालीम हासिल करूं और वहाँ आके कोई बड़ा आदमी बनना, ये मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी। तो वो अल्लाह ने का करना ऐसा हुआ कि मेरा स्टूडेंट वीज़ा हो गया, ग्लासगो चला गया, वहाँ जाके मैंने मास्टर्स शुरू कर दी। मुश्किल दौर था वो भी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट को अगर फ़र्ज़ करें आपने अपनी फ़ीस खुद देनी है तो काफ़ी जॉब भी करनी पड़ती है, साथ साथ तालीम भी हासिल करनी पड़ती है। तो मुझे 18 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ी, विच वॉज़ फाइन। वो करते करते हो गया, फिर मेरी डिग्री हो गई। यहाँ काफ़ी मुश्किल होता है ख़ास तौर पे ओवरसीज़ स्टूडेंट्स का कि उनको जॉब मिले डिग्री करने के बाद, लेकिन मेरी जॉब पहले ही कंफर्म हो चुकी थी यहाँ अपने डिग्री मुकम्मल करने से। तो अल्लाह का खासा करम है। उसके बाद जॉब बड़ी अच्छी हो गई, मतलब एक सिलसिला बन गया। बाद में कुछ अरसे बाद शादी हो गई, फिर घर बार कार, सारी चीज़ें आसाइशें थी ज़िंदगी में, आमदन माकूल थी, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। शायद ऐसा मुकाम था कि मुझे लगना शुरू हो जाता कि मैं कामयाब हो चुका हूँ ज़िंदगी में, यानी वो ट्रक की बत्ती के पीछे जो हमें लगाते हैं ना बचपन में, शायद मैं मंजिल पे पहुँच गया हूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। असल में हुआ क्या, सब कुछ ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक था, बल्कि बहुत अच्छा था अगर दूसरों से कंपेयर करूँ। तो वो जो बेचैनी मुझे दोबारा महसूस होना शुरू हो गई जब यूईटी लाहौर में था, उस वक्त मुझे बेचैनी थी। तो इस दफ़ा फिर मुझे लगा कि कुछ ज़िंदगी की समझ नहीं आ रही। अब ये वो दौर था जब पाकिस्तान में सियासत की काफ़ी गहमा गहमी थी, यानी तब्दीली की लहर एक कम पार्टी लेके आ रही थी और दूसरी तरफ पुराने लोग थे और काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही थी, लेकिन तब्दीली को मौका नहीं मिला। मैं काफ़ी डिसहार्टेड था, मैं चाह रहा था कि कोई पाकिस्तान में कुछ चेंज आए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त हुआ क्या, बेचैनी किस तरह शुरू हुई कि मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि ज़िंदगी, ये दुनिया है कि ये कैसे चल रही है, यानी इसके कौन चला रहा है इसको, कौन से बड़े मुल्क हैं, कौन सी कंस्पिरेसी थीरीज़ हैं, यहूदी और दूसरे तीसरे ये वो कैसे साजिशें करते हैं। तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गया। और बहुत, एक डेविड आइक है यूके का, बहुत बड़ा कंस्पिरेसी थेरिस्ट है, तो उसका मैं वीडियोस देखना शुरू हो गया। वो तो बल्कि वो बहुत ज़्यादा, वो तो इस लेवल तक जाता है कि ये जो दुनिया है, ये एलियंस यहाँ आए हुए, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ, इन्होंने इंसान का रूप धारा हुआ है, तो वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत मशहूर है वो। तो एनीवे, इस तरह के लोगों को मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरी बेचैनी कम होने के बजाय और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मैंने क्या डिसाइड किया कि इस बेचैनी से मैं इतना तंग आ गया था कि मैंने कहा नहीं, अब इसका, पिछली दफ़ा तो मैंने किसी न किसी तरह इसको कवर किया, जान छुड़ा ली थी, लेकिन अब मैंने ये पता करना है कि ये बेचैनी है क्या। वो बेचैनी यही थी कि मुझे ये पता हो कि ये ज़िंदगी क्या है, इसका राज क्या है, इसका मकसद क्या है। आप लोग शायद कहें कि ये तो बड़ा आसान है यार, इस्लाम में देखो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, और फ़िलासफ़ी को थोड़ा बहुत पढ़ो। तो देखें, ये सारी चीज़ें
पढ़ना और उनको जब हमारी फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू होती है उनमें डिस्कस करना 5 मिनट के लिए हर साल, एक साल में से एक छोटी सी सिटिंग में, तो वो और बात है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि अंदर से आपको मुकम्मल तौर पर पता चले, एहसास हो कि ये हकीकत है और आपने किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है या इसके पीछे राज क्या है। तो वो काफ़ी गहरी बात थी। एनीवे, हुआ क्या, मैंने उस वक्त मैं PhD में रिसर्च कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि कोई मैंने रिसर्च वगैरह नहीं करनी, मैंने पहले इस चीज़ का जवाब ढूंढना है। तो मैंने आस्ता आस्ता क्या किया, देखना शुरू कर दिया कि किस चीज़ से मुझे कुछ नॉलेज मिलेगा। ये ऐसी स्टेज थी कि मैं दीन की तरफ, अब हम मुसलमान पैदा होते हैं लेकिन राग़िब बिल्कुल नहीं था। यानी इस तरह समझ लें कि मुझे ये नहीं था कि दीन में हमें जो कुछ बताया गया है वो सब का सब मनोअन सही है और इसी को हमें मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यानी जिस तरह एक नौजवान होता, मुझे ये था कि मुझे साइंस समझ आती है, वहाँ से कुछ पता चले। तो मैंने साइंस में पढ़ना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर क्वांटम फ़िज़िक्स मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। अब क्वांटम फ़िज़िक्स जो है साइंस की मुश्किल तरीन फील्ड है, लेकिन जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे इस तरह समझ आया जैसे कोई आसान सी चीज़ है बिल्कुल। तो इस पे इतना मज़ा आया, इस पे सारी थीरीज जो हैं मैंने पढ़ी, डिटेल रिसर्च की, फिर जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके ज़िंदगी के बारे में क्या ख्यालात हैं, जिस तरह आइंस्टाइन क्या है, नील बोहर है, फिर और जो बड़े बड़े हैं और आजकल के हैं, वो सब क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में, क्या कहते हैं। यानी एक रिसर्च तो मैंने ये की कि ज़िंदगी है क्या साइंस के मुताबिक, क्वांटम फ़िज़िक्स के मुताबिक, और दूसरा जो बड़े बड़े साइंसदान हैं, क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, वो उनके ज़िंदगी के बारे में क्या ख्यालात हैं, क्योंकि ज़रा वो तो समझते हैं ना, उन्होंने तो क्वांटम फिज़िक्स को वो ऊपर लेके आए। तो क्वांटम फिज़िक्स है क्या, वो आपको ये बताती है कि एट द स्मॉलेस्ट लेवल, यानी छोटे तरीन लेवल पे आप एटम या पार्टिकल्स या उससे भी डीपर जब जाते हो तो वहाँ की जो यूनिवर्स है वो किस तरह की है, वो मॉलिक्यूल्स और आइटम्स वगैरह किस तरह बिहेव करते हैं। एनीवे, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ लगी कि क्वांटम फिज़िक्स बता रही थी कॉन्शियसनेस यानी हमारी कॉन्शियसनेस, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान सड़क पे भी है, थोड़ा सा वीडियो पे भी है, आप पे बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान जो होता है, जो अटेंशन होता है, ये कॉन्शियसनेस होती है। तो क्वांटम फिज़िक्स कहती है कि कॉन्शियसनेस का और इस फिज़िकल रियलिटी का जो हमें ज़िंदगी में नज़र आता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिलेशनशिप है। और कुछ साइंटिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होंगी तो आपको डिफरेंट रियलिटी नज़र आएगी दूसरे लोगों से, यानी एक ही रियलिटी लेकिन वो आपको डिफरेंट तरीके से नज़र आएगी। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें मुझे बड़ा मज़ा आया। अब वहाँ से क्या हुआ, एक चीज़ की समझ आना शुरू हो गई कि अल्टीमेटली रियलिटी क्या है, और रियलिटी ये समझ आई कि आप किसी भी जो चीज़ है आपको नज़र आती है फिज़िकल वर्ल्ड में, वो मटेरियल है, यानी सॉलिड है, मादा है। तो लेकिन अगर आप इसके अंदर डीपर जाएं तो ये बनी हुई किस चीज़ से है, ये मॉलिक्यूल से बनी है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एटम से बने हैं, एटम पार्टिकल से बने हैं, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के भी अंदर जाएं तो फिर आपको मज़ीद पता चलता है, और क्वार्क्स हैं और छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। फिर उनके अंदर जाते जाएं तो आज कल जो सबसे ज़्यादा थियरी वो मानी जाती है दुनिया में, वो है स्ट्रिंग थियरी। यानी अल्टीमेटली सबसे छोटा जो मटेरियल या मादे का ज़र्रा है वो असल में ज़र्रा है ही नहीं, यानी वो मटेरियल नहीं, वो स्ट्रिंग ऑफ एनर्जी है, यानी एनर्जी, वाइब्रेटिंग एनर्जी है। अब ये बढ़िया, मुझे नहीं पता आपको समझ आ रही है या नहीं, लेकिन देखें अगर ये बात समझ आ जाए कि अल्टीमेटली वो एनर्जी है, यानी वो मादा है ही नहीं, लेकिन जब हम उसको मैक्रो लेवल पे देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो हमें सबका सब मादा नज़र आता है, एनर्जी नज़र नहीं आती। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि कैसे है एनर्जी है, लेकिन वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो एनीवे, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। फिर इसके बाद कुदरती तौर पर नेक्स्ट जो फील्ड मैंने रिसर्च की वो थी न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी। अब न्यूरोसाइंस बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्ड है। ये हमें बताती है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है।
वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। फिर उसमें हर चीज़ ब्रेक डाउन की जाती है कि हमारी सोचें कहाँ से आती हैं, क्या होती हैं, हमारी पर्सनालिटी क्या होती है, वो कैसे बनती है, बचपन की जो तरबियत होती है उसका क्या नतीजा होता है। फिर और एलिमेंट्स जिस तरह हमारे इमोशंस हैं, यानी फीलिंग्स हमारी इंसानी, वो क्या होती हैं। फिर डिफरेंट किस्म के लोगों के ख्यालात किस तरह होते हैं। तो वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लेनेशन है। अगेन मुझे पढ़ के बहुत मज़ा आया और बहुत चीज़ें समझ आई। फिर साइकोलॉजी के जब इसके साथ मिलाया तो नॉलेज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बढ़ रहा है। अब इस सारे अरसे के दरमियान जो है मुझे कई साल लगे, 4-5 साल लगे ये रिसर्च करते हुए। इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड थी, एक थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे नहीं पता कि अब कैसे, अब मैं एक तरफ साइंस पढ़ रहा हूँ और किस तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आई थिंक कोई वीडियो मेरे सामने आई यूट्यूब से, वो उसको देखा। फिर उसके बाद फ़िलासफ़ी, जो बड़े बड़े फ़लसफ़ी हैं शुरू से लेकर आज तक, उनको उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, वो ज़िंदगी के बारे में क्या कहते हैं। और आई मीन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है कि सिंपल टर्म में थॉट्स बिकम थिंग्स, यानी जो सोच है वो, जो जिस तरह की आपकी सोच हो वही कुछ आपके ज़िंदगी में मिलता है, यानी आप अट्रैक्ट करते हो ज़िंदगी में चीज़ें। तो अगेन बड़े मज़े की चीज़ है ये कि अगर आपकी पॉजिटिव सोच है, अगर आप समझते हो कि दुनिया में आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अगर आपके दिमाग में अबंडेंस है, यानी आपको पैसा मिलेगा, आपको अच्छा घर मिलेगा, आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, शरीक हयात मिलेगी या मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है कि वो फिर आपको कुदरती तौर पर मिलना शुरू हो जाती हैं, यानी सिर्फ सोच की बेस पे और इमोशंस की बेस पे। तो अब बहुत से लोग इसको कहते हैं वू स्टफ़, यानी ये क्या जादुई सी बात है, ऐसा नहीं होता, हमारे तो एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। लेकिन इस पर जब डीपर रिसर्च आप करें, फिर फ़िलासफ़ी जो है, अब एलन वॉट्स जो है वो भी इंग्लैंड का, मुझे उसका फ़लसफ़ा बड़ा पसंद आया और उसकी बहुत डीप ज़िंदगी के ऊपर उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो फ़लसफ़ा है, यानी वो कहता है कि हम अपने आप को समझते हैं कि हम ईगो हैं, यानी अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात और ज़िंदगी में क्या कुछ हमारे पास है, हमारा क्या नाम है, ये समझते हैं हमारी आइडेंटिटी ये है। लेकिन हकीकत इससे बड़ी मुख्तलिफ है, यानी हकीकत ये है कि हम जो एक सुपर पावर है इस कायनात में, हम उसी की एक मैनिफेस्टेशन है, यानी इंसानी रूप में उसी की एक मैनिफेस्टेशन है, उससे जुड़े हुए हैं। और हमारी हकीकत जो हम अपने आप को समझते हैं इससे बहुत बढ़ के है। और वो मतलब ये भी कहता है कि हमारी, अगर इस हिसाब से देखें तो आप सुपर पावर से परमानेंटली जुड़े हुए हैं, तो आपको एक्सेस है उस सुपर पावर के साथ। और अपनी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें आपको पता चल जाएँ तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहें वो आप बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से हासिल करेंगे, बड़ी आसानी से हासिल करेंगे। और उसके लिए आप मार-धाड़ नहीं करेंगे, बल्कि आपका रवैया बड़ा प्यार का होगा। यानी वो ये भी कहता है कि आप ज़िंदगी में हर चीज़ के साथ कनेक्टेड हैं, कुछ भी दुनिया में मौजूद है आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, जिस तरह आप सुपर पावर के साथ कनेक्टेड हैं, कि क्योंकि सब चीज़ें वहीं से मार्ज़ वजूद में आती हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो लगती है। अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं आस्ता आस्ता मेरा दिमाग खोल रही थी, यानी जिन चीज़ों पे मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैंने कभी वो नहीं किया था, कभी लिफ्ट नहीं कराई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियर और साइंसदान या साइंटिफिक तहकीक के लिहाज से था। तो हुआ क्या, 4-5 साल लगे, लेकिन ये सब चीज़ें यानी क्वांटम फिज़िक्स, साइंस, न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आखिर में जो चीज़ जिसमें मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ अगेन कुदरती तौर पर, वो था स्पिरिचुअलिटी, यानी रूहानियत। और रूहानियत को बहुत डीपली मैंने पढ़ा। इसमें सिर्फ ये नहीं कि अपने इस्लाम के लिहाज से, इस्लाम में भी, और फिर क्रिश्चियन, फिर ज्यूज़ और बुद्धिज़्म है, और जितने भी यानी बड़े बड़े रूहानियत के यहाँ तबके हैं, उनको मैंने डीपली पढ़ा।
और फिर क्या हुआ, कुदरती तौर पर 5 साल के बाद जब ये सारी ब्रांचेस अब बड़ी अजीब अजीब लगती हैं। हम क्या करते हैं, ज़िंदगी को हमने टुकड़ों में या ग्रुप्स में तकसीम किया, ये साइंस है, ये आर्ट्स है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर आप इन सब चीज़ों को मिलाएं तो आपको असल में हकीकत की तरफ आप राग़िब होते हैं। तो ये सब चीज़ें जब इकट्ठी हुई तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि अब मुझे हकीकत की समझ आना शुरू हो गई है। तो वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे सुकून भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का महसूस होना शुरू हुआ। फिर इस सब से जो मैंने सीखा, मैंने क्या किया कि आस्ता आस्ता अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और जो ही मैंने ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के इसमें वाक़यात पेश आए और मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए। यानी मैं पहले ग्लासगो में था, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त जॉब कर रहा था, लेकिन इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से मतलब खुद अंदर से आवाज़ आई कि जॉब जो कर रहे हो, हालांकि ठीक ठाक जॉब थी, वो छोड़ दो। मैंने इसको फॉलो किया क्योंकि फुली मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था ये चीज़ें अपने आप पर। जॉब छोड़ दी और यानी कुछ ही हफ्तों के अंदर मेरी बड़ी ज़बरदस्त, उससे भी अच्छी जॉब लंदन में हो गई, लंदन मूव हो गया। लेकिन 6-7 महीने के अंदर ये जहाँ की जॉब थी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, वो चली गई। और सब कुछ मुझे जो मिला हुआ था उस वक्त कंपनी ने दिया हुआ था, यानी घर, गाड़ी। और वहाँ से अब जब मेरी जॉब चलेगी तो अब पता नहीं क्या हो, कुदरती तौर पर मेरा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रही थी नेक्स्ट। मैंने कोशिश की, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत। तो हालात बहुत टाइट हो गए थे, कंपनी के घर से निकलना था और बहुत ज़्यादा मसाइल थे। यानी ये नौबत आ गई थी कि शायद मुझे बेघर होना पड़े। फिर अब बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो बड़े अजीब किस्म के मामलात थे। लेकिन अब वो बहुत मुश्किल दौर था। हुआ क्या कि परेशानी बड़ी शदीद किस्म की थी कि ये क्या ज़िंदगी में हो गया कि मैं एक किस्म की फॉलो कर रहा हूँ इनर गाइडेंस, और ये ऑलमोस्ट मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया हूँ। एनीवे, इसी दौर में मैंने क्या किया कि एक दफ़ा जब मैं शदीद किस्म का परेशान था, रात को उठ के मुसल्ला निकाला मैंने और वज़ू करके मुसल्ले पे बैठ गया। वो मैंने ठीक ठाक लड़ाई की अल्लाह ताला से, मालिक हकीकी से। वो लड़ाई इस तरह की थी कि मैं फॉलो कर रहा हूँ जो तेरी तरफ से गाइडेंस आ रही है, और हो क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में। यानी ठीक ठाक जो भी बड़ास थी ठीक ठाक करके निकाली। साथ कभी रो रहा था, कभी गुस्सा कर रहा था, कभी दुआ निकल रही थी, कभी गम निकल रहा था। लेकिन उस रात पता नहीं क्या हुआ, मुझे पता नहीं किस टाइम मैं मुसल्ले पे सो गया या किस टाइम मैं अपने बिस्तर पे पहुंचा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जिस तरह बिल्कुल ज़िंदगी में आप दोबारा से आ गए हो, जैसा एक बच्चा नहीं पैदा होता, बिल्कुल 0 मीटर कह लें कि दिमाग बिल्कुल साफ़, हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही थी, हर चीज़ अच्छी लग रही थी। हालात हालांकि शदीद किस्म के ख़राब थे, तो अजीब किस्म की कैफियत आ रही थी। और उस वक्त मुझे लगा कि वो सारी जो मैंने रिसर्च की है उसकी मुकम्मल तौर पर मुझे समझ आई है, ज़िंदगी की मुझे मुकम्मल तौर पर समझ आई है। और उसके बाद यानी मैंने फ़ैसला किया कि उस दिन के बाद मैंने किसी और के लिए काम नहीं करना, मैंने अपने बिज़नेस स्टार्ट करने हैं और अपने दिल की आवाज़ को, अपने पैशन को फॉलो करना। तो मतलब दिनों के अंदर इस तरह के ज़बरदस्त किस्म के मौजे आप कह लें, अजीब ज़बरदस्त किस्म के लोगों से मेरी मुलाकातें हुई, फिर बिजनेसेस बनना शुरू हुए, और यानी सही मज़ा, यानी जो जीना कहते हैं ना आप, उसके बाद मैंने शुरू किया। और उस वक्त फिर मैंने डिसाइड किया कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करूँगा। और एक लग रहा था कि जैसे गाइडेंस आ रही है, अंदर से गाइडेंस आ रही है। और यही गाइडेंस अब जब मतलब बिजनेसेस वगैरह सब कुछ चलना शुरू हो गया, फिर गाइडेंस आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान जा, वहाँ जाके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर। 2-3 हफ्ते लगे मुझे ये समझने में कि कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर। लेकिन एक दिल में हमेशा से एक चीज़ थी कि क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी नौजवान वहाँ से पढ़ के यहाँ यूके में आया था, तो मुझे पता था कि पाकिस्तानी नौजवान को किस किस्म के मसाइल के साथ, और ये जो चक्कर है सारा, यानी सिस्टम हमारा, डिग्री, नंबर, इसमें घुसा देते हैं ना। ये सही तरह बताते हैं कि यार पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, इल्म है, ना इल्म देते हैं ना पैसा कमाना सिखाते हैं। यार एक काम तो करो, बेस्ट तो ये होगा कि ज़िंदगी की अच्छी तरह से समझ दो उन्हें बताओ यार
ये हर इंसान जिसको ज़िंदगी मिली है इस दुनिया में स्पेशल है, उसके पास स्किल्स हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बिजनेसेस और कारनामे कर सकता है। मेरा ये मानना है, मैं यही सिखाता हूँ। तो अब ये चीज़ कि अब पाकिस्तान में जाके पाकिस्तानी नौजवान को ये सिखाओ। अब शुरू में सब जिन दोस्तों के साथ मैंने बड़ों के साथ बात की वो कहते हैं पागल हो गया, पाकिस्तान का सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ एक तो पहले किसी ने तुम्हें घास नहीं डालनी, ना किसी को इन चीज़ों की समझ आनी है, तो रहने दे। मैं कहा नहीं, मैंने आस्ता आस्ता रिसर्च शुरू कर दी कि देखें सबसे बड़ा मसला जॉबलेसनेस है, यानी वहाँ पढ़े लिखे हैं नौजवान लेकिन ये नहीं पता कि उसको अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल को और पैशन को एक कामयाब करियर या बिज़नेस की सूरत में कैसे सामने लेके आना, क्योंकि ये चीज़ सिखाई नहीं जाती। तो मैंने जो रिसर्च की कि दुनिया में देखें वहाँ 20-25 हज़ार की नौकरी के लिए बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटेलिजेंट लोग ख्वार हो रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में ऑनलाइन इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप बड़ी ही आसानी से दुनिया में यानी ऑनलाइन काम करते हुए 50,000, 60,000, लाख, 1 लाख, 2 लाख कमा सकते हो। और इस पर मैंने डिटेल रिसर्च की अपनी क्या कहते हैं अपनी टीम के साथ मिल के कि एवरेज बंदा कितने कमा सकता है, कैसे कमा सकता है। तो इस रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये तो बहुत आसान है। फिर उस पर मैंने काम करना शुरू कर दिया कि इस पर ट्रेनिंग कैसे बनाई जाए, कैसे कोर्सेज बनाए जाएँ, किस तरह लोगों को समझाया जाए, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नौजवान को चाहिए होंगी और किस तरह। अब ये देखें जो हमारे साथ फ्रॉड किया जाता है, डिग्री जो हमें करवाते हैं पाकिस्तान में, वैसे पूरी दुनिया में भी 15-16 साल लगते हैं या 20 साल लगते हैं, और इतने ही लाख यानी 10 से 20 लाख हमारे लगते हैं और इतने साल हमारे ज़ाया होते हैं, लेकिन उसके बाद कोई गारंटी नहीं है तो सब इसलिए है ना कि कैसे नौकरी हासिल करनी है, कैसे कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन वो कुछ चक्कर ही कोई नहीं। यानी आप इतना सब कुछ लगा के अपने साल ज़ाया करके अब कोई गारंटी नहीं कि आपको नौकरी मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो आपका उल्टा नुकसान है। आपने वो नौकरी करनी है यानी पैसा आपने बनाना है उस कंपनी के मालिक के लिए जिसके लिए आपने काम करना है, अपनी जान जोखिम में डालनी है, मेहनत करनी है या जो कुछ भी करना है। इसके बरअक्स अगर आप इससे आधी भी मेहनत करें, यानी मैं कहता हूँ कि 3 महीने के अंदर एक नौजवान अगर ठीक से मेहनत करे तो वो जो नौकरी उसे मिलेगी 15-16 साल की डिग्री के बाद और फिर जूते खाने के बाद, वो 3 महीने के बाद मिल जाएगी और ज़बरदस्त किस्म की मिलेगी। उसमें अपॉर्चुनिटी इस तरह की होगी कि 50,000 तक पहुँचो, लाख तक पहुँचो, फिर इसे 10 लाख, 20 लाख, करोड़ तक लेके जाओ, अपनी हिम्मत है। और सारे उसके तरीके मौजूद हैं, ये मैं सिखाता भी है नौजवानों को। तो इस सारी चीज़ पर रिसर्च की और फिर पाकिस्तान गया। अब उसकी एक और स्टोरी है, वहाँ मैंने 6-7 महीने गुजारे। बड़े इंटरेस्टिंग है कि किस तरह का दौर रहा, क्या हुआ, किस तरह लोगों ने मुझे रिसीव किया, वो किसी और दिन सुनाऊंगा। लेकिन इस सारा मकसद जो मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाग मेरे नौजवान, तो जाग मेरे नौजवान आज जो मैंने अपनी लंबी चौड़ी पर्सनल स्टोरी सुनाई है, इसका मकसद ये था कि ये प्रोजेक्ट कहाँ से आया है और इसका मकसद क्या है। यानी इसमें बेशुमार डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि नौजवानों की मदद करना, फिर उनको आसान तरीके बताना, यार किस तरह अगर अपनी ज़िंदगी बनानी है तो बड़े आसान से तरीके हैं। पर इसमें फिर स्पिरिचुअलिटी का भी एलिमेंट है इसमें, और बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने ज़िंदगी में सीखी, बहुत उसकी रिसर्च की। तो आखिर में मैं आसान सी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या सीखा कि हम लोग मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं और हम नारे लगाते हैं कि अल्लाह पे हमें बड़ा यकीन है, हम दीन के बड़े अलमबरदार हैं, लेकिन हकीकत में हम ड्रामा करते हैं। यानी ये सिर्फ मुंह से कहने वाली बातें हैं दूसरे लोगों के सामने। मुझे बाद में पता चला जब मैं रिसर्च कर रहा था कि ये जो हकीकत है, यानी हमारे दिल में क्या होता है, बिलीफ क्या होता है, और हम मुंह से क्या कह रहे होते हैं, इसमें जो फ़र्क होता है, इसकी हकीकत क्या है। यानी वो हम सिर्फ इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि गलत बात है कि अगर हम फ़र्ज़ करें हम कुछ नहीं कह सकते कि नहीं, फ़र्ज़ करें कि हाँ मैं अल्लाह को एक मानता हूँ यार, पर मुझे वो अंदर से सुकून नहीं मिलता कि सही तरह यकीन नहीं मेरा होता। अब इस तरह की कोई बात बाहर बाज़ार में कहेगा तो वो अगले फतवे लगा के तो शायद उल्टा लटका दें, लेकिन हकीकत यह है कि हमें यकीन नहीं होता। क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, देखें सीखना
ये समझना एक चीज़ है, एक्सपीरियंस करना बहुत ही मुख्तलिफ शय है। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये कि एक दफ़ा जब हकीकी तौर पर आपको यकीन हो जाए उस ज़ात पर, तो एक डिफरेंट किस्म का प्यार का, मोहब्बत का आपका राब्ता हो जाता है, ताल्लुक़ बन जाता है। मसला हमें बचपन से लेकर जब तक हमें होश आती है, हमें सिर्फ डराया ही जाता है कि अल्लाह से डरो, ये करो, मारेगा, वो करेगा। तो होता क्या है, असल में हम डरना शुरू कर देते हैं सबकॉन्शियसली। फिर हम कभी इस तरफ राग़िब ही नहीं होते। हम डर से नमाज़ पढ़ेंगे, डर से कुछ भी करेंगे, लेकिन खुले दिल से कभी कुछ कर नहीं सकते। और फिर लोगों के सामने हम ड्रामे करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह पे यकीन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। और 3-4 जुमलों के बाद ही हम मसले गिनवाना शुरू कर। तो एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती थी कि एक ड्रामा था। देखें, आप रिबेलियस से हो जाते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान, जब आप 21, 22, 18, 20, 25 इस उम्र में होते हैं। तो मुझे जो महसूस हुआ कि हम बड़े ज़बरदस्त किस्म का ड्रामा करते हैं। हम मुसलमान होना क्लेम करते हैं, लेकिन ना ही हमें अल्लाह पे यकीन है, लेकिन नारे बड़े शदीद किस्म के हम लगाते हैं। अंदर से ख़ुद को एहसास नहीं है, लेकिन लोगों के सामने हमने बातें करनी है कि हमसे अच्छा कोई भी नहीं है। आप ख़ुद देख लें सोशल मीडिया पे कि किस तरह के नारे लग रहे होते हैं, किस तरह हम दूसरों को सिखा रहे होते हैं। ख़ुद अमल है कोई नहीं, दूसरों को बता रहे होते हैं कि दीन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो मुझे ये सब कुछ ड्रामा लगता था, इसीलिए बड़ी शदीद किस्म की बेचैनी थी। और दूसरा जो असल आस्पेक्ट है इस चीज़ का, यानी रूहानी तौर पर, देखिए 2 सिस्टम है, रूहानी है और एक फ़िज़िकल है। लेकिन रूहानी का हमें बिल्कुल कुछ सिखाया ही नहीं जाता, बिल्कुल भी, एक लफ्ज़ भी। किया क्या जाता है कि ये दुनिया के चक्कर में लगा देते हैं, हूरों के चक्कर में लगा देते हैं, या डंडे के डर से कि या इबादत कर, डर से इबादत कर, तो या आगे जाके वो जो हूरें शूरें मिलनी हैं उसके लालच की वजह से इबादत का। असल जो रिश्ता राब्ता है, जो हकीकत है इस रिश्ते की, उसकी तरफ कोई बिल्कुल तवज्जो नहीं दिलवाई जाती। और दिलवाई भी कैसे जाए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिस्टम कोई बैठा हुआ ऊपर, वो जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये बस कुदरती तौर पर ऐसा ही होता है। तो इस बेचैनी का हाल जब ये मुझे सारी चीज़ें समझ आई कि असल में बिलीफ जो दिली तौर पर जब तक ना हो, और बिलीफ ये यकीन का मेरी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी नारे लगाना और कह देना जी हाँ हमें अल्लाह पे यकीन है, मेरे लिए यकीन नहीं है। यकीन क्या है? जब आपको अंदर से आवाज़ आए और आपको 100% पता हो कि जो हो वो कर रही है, ज़ात ठीक कर रही है, फिर उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार हो। तो इसके लिए बड़ी आसान सी मैंने एक्सरसाइज निकाली इस रिसर्च के दौरान ही, कि ये पता करना कि अल्लाह पे यकीन है या नहीं है। तो आसान सा फार्मूला है, पहले आप अपनी आंखें बंद करके किसी ऐसी शख्सियत, दुनिया में ऐसी शख्सियत के बारे में सोचें जिससे आपको शदीद किस्म का प्यार हो। आपकी वालदा हो सकती हैं, वालद हो सकते हैं, बहन भाई, या शायद आशिक माशूक कोई भी हो, उनके बारे में सोचें। तो अगर आप वाकई उनसे प्यार करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्यार आपको अपने जिस्म में महसूस होगा, आपके दिल में एक खुशी सी आएगी। फिर ये करें कि कुछ देर के बाद दोबारा आंखें बंद करें और अब सोचें अल्लाह ताला के बारे में और देखें क्या आता है दिल में। ज़्यादा चांस है कुछ भी नहीं आएगा, या आया भी तो शायद डर और खौफ पैदा हो। तो यहाँ फिर आपको ये जो आपका इमोशन आपके जिस्म में पैदा होता है, ये आपको सिखाता है कि बताता है कि आप अंदर से क्या बिलीव करते हो। या तो आपके दिल में डर है और या सिरे से कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ पे जब मैं डीपर गया और मुझे इन चीज़ों का पता चला और फिर क्वांटम फिज़िक्स और ये सारी चीज़ें मिक्स हुई, तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म की इस चीज़ की समझ आई। फिर मैंने जब इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो बड़ा मज़ा आया। यानी पहली दफ़ा मुझे लगा कि अपना जो मालिक है ना, उसका मुझे पता चला कि वो ज़ात है कौन और हमारे लिए क्या है। यानी हमें सिखाया गया था कि एक वो ज़ात है जो जिसका वाहिद काम है कि डंडा उठा के मारो, सज़ा दो, जज़ा दो। लेकिन ये बड़े ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह माँ अपने बेटे से या बच्चे से प्यार करती है, वो कुछ भी नहीं जितना मालिक हकीकी करता है। लेकिन हमें इस चीज़ का कभी एहसास नहीं दिलाया जाता। तो फिर जहन में आता है यार, माँ जो है वो कभी अपने बच्चे को मुसीबत में नहीं दे सकती। और जब बच्चा मांगता है कुछ, अगर माँ के पास हो तो वो सेकंडों के अंदर जो है वो देगी। तो वो ज़ात जो 70 गुना या अनलिमिटेड गुना ज़्यादा
हमसे प्यार करती है, फिर हमें भी उसके क्या कहते हैं ज़ात का अगर एहसास हो, मोहब्बत का, तो फिर मैं मांगूँ तो वो क्यों ना दे। तो सिर्फ इसी सूरत में नहीं देगी वो ज़ात जब मेरे लिए वो ठीक है ही नहीं है। तो इस बात की जब समझ आ जाती है तो फिर आप एक मुख्तलिफ़ किस्म की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, जहाँ उस ज़ात पे आपको यकीन होता है, अपने आप पे आपको यकीन होता है। फिर आप अपनी शख्सियत के साथ जो चीज़ें वाबस्ता करते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरी ख़ामियाँ क्या हैं, मेरी शख्सियत क्या है, मेरी ज़िंदगी में हकीकत क्या है, फिर दूसरों का ख्याल कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों के सामने वैल्यू और ये पैसा, ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों की समझ आ जाती है। और वो एक दफ़ा जब समझ आ जाए तो आप बड़े मज़े की ज़िंदगी जो है वो गुजारना शुरू कर दोगे, और ऐसा लगेगा कि जैसा मुझे लगा था कि एक दफ़ा दोबारा से मेरी पैदाइश हुई है, और खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ, उस ज़ात के साथ, मोहब्बत के रिश्ते के साथ, फिर सिर्फ उस ज़ात के साथ नहीं, फिर उसने जो कुछ पैदा किया है, हर चीज़ उसी की पैदा करता है, तो उस ज़ात के साथ भी फिर हर चीज़ के साथ भी आपको एक वाबस्तगी या मोहब्बत का रिश्ता महसूस होता है। फिर उस हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारते हैं। तो वो जो आप ज़िंदगी शुरू करते हैं बड़े मज़े की है। वो लोग कहते हैं ना कि मौजे होते थे अब नहीं होते। यार हर मिनट मौजे हो रहे हैं, सिर्फ आपको यकीन हो, आप एक्सपेक्ट करें तो वो आपको होते नज़र भी आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें इस दुनिया में हो रही हैं। ज़िंदगी की हकीकत बहुत कुछ है। ये जो आपको नज़र आता है आगे पीछे, इंक्लूडिंग आपकी अपनी जो ज़ात है, ये 1% भी नहीं है। असल हकीकत कुछ और है। इन चीज़ों की जब आपको समझ आती है तो आप बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हो, जिसमें मालिक हकीकी के साथ भी आपका रिश्ता है। और ज़िंदगी तो कुछ यानी इसमें कुछ हासिल करना, चाहे वो पैसा है, माल और दौलत है, एक तो वो उसकी हवस निकल जाती है, लेकिन जब हवस निकलती है तो ये चीज़ें अल्लाह का एक सिस्टम है, आपके पास ढेरों की तादाद में आना शुरू हो जाती है। वही पैसा जिसकी अब आपको तलब नहीं, वो लाखों करोड़ों की सूरत में आपके सामने आएगा। ज़बरदस्त किस्म के रिश्ते बनेंगे, जो भी ज़िंदगी के आसाइशें हैं वो मिलना शुरू होंगे। लेकिन अब आप उनके लिए वो अपनी जान नहीं मारेंगे, बल्कि बड़े ज़बरदस्त किस्म का अपना पैशन को फॉलो कर रहे होंगे। तो मुझे ये चीज़ें समझ आई अपनी सारी रिसर्च से, और जो पाकिस्तान में जो कुछ मैं करना चाह रहा हूँ, उस सब का जो असल में बेस है वो यही चीज़ें हैं जो मैंने सीखा। इस पे भी यानी एक जो मैं कोर्सेज करवाता हूँ या सिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, या जो भी मेरे साथ बंदे अटैच होते हैं, एक कोर्स का हिस्सा होता है अल्लाह से दोस्ती। अब बिज़नेस की फील्ड में मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना, और उसमें इस किस्म का टॉपिक लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ असल हकीकत यही है, सबसे मेन चीज़ यही है। एक दफ़ा समझ आ जाना कि आपको तुसी कौन हो, और दूसरा अल्लाह के नाल रिश्ता की है, तो फिर सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे, फिर मज़ा भी आएगा ज़िंदगी गुजारने का भी। तो वो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी कुछ मैं रिकॉर्डिंग्स करूँ, उस पर प्रॉपरली डीपली जाएंगे। आज ज़रा फ्रैंक सा इसको मैंने कोई ऑफिशियल लेक्चर नहीं बनाना था, दिल की बातें करनी थी। पता नहीं आपको समझ आई या नहीं समझ आई, बस दिल की सुनता हूँ कि एक वीडियो बनाई जाए। जितनी देर में मैं एयरपोर्ट पे पहुँचता हूँ, इतनी देर में शायद मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। तो आपसे दिल की बातें शेयर कर रहा हूँ। तो बस मुझे समझ ज़िंदगी की यही है कि हकीकत बहुत गहरी है। ये 1% भी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है ही नहीं जो आपको नज़र आती है। ख़ास तौर पे जो अपने आप के बारे में सोचते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कहाँ ज़िंदगी में पहुँच सकता हूँ। अपने आप को आप जो दुनिया की नज़र से देखना शुरू कर देते हो, वो आपकी हकीकत नहीं है। आप बहुत कुछ हो, और अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ स्पेशल करने के लिए। बड़ी स्पेशल किस्म की पावर्स दी हैं आपको अल्लाह ताला ने, और वो पावर्स जब आप एक दफ़ा आप पे अयां हो जाती हैं, आपको समझ आ जाती है, तो बड़े पावरफुल किस्म के इंसान बन जाते हो। फिर ये छोटी मोटी चीज़ें, फ़िक्रें कुछ भी नहीं होती। आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इंशाल्लाह ये गपशप जारी रहेगी, आगे चल के इस पर डिटेल के साथ बात भी होगी। फिर पिछले 5-7 साल में जो मैंने टेक्निक्स डेवलप की हैं, कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं कि किस तरह एक ज़िंदगी में परफेक्ट किस्म का सुकून, और ज़िंदगी में दोनों निज़ाम यानी दुनियावी और रूहानी किस तरह बैलेंस करके चलाया जा सकता है, और बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।
तो इंशाल्लाह इसमें भी बात होगी। और बाकी जो मेन मकसद है कि नौजवानों को बताना, यार होस्ट करो, स्पेशल किस्म के इंसान हो आप, अल्लाह ताला ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स दी हैं। ये जो सिस्टम के चक्कर में पड़ गए हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, नौकरी के चक्कर में, उससे निकलो, दुनिया में देखो अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना शुरू करो तो ज़िंदगी महीनों के अंदर बदल जाएगी। तो इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होगी, डिस्कशंस जारी रहेंगी इस तरह की। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है फ्रैंक गुफ्तगू का, तो इस तरह की गपशप भी लगती रहेगी और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे लेकर चलेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, यू टेक केयर, फिर बात होगी, अल्लाह हाफिज़।